हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.1 के टोटल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन बनाने से पहले हम थेल्स पर में सिद्ध करेंगे, उसके बाद उसका विलोम बताएंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना है थेल्स पर में। तो क्वेश्चन ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है और एकदम पूछेगा तो पूछेगा। तो देखिए, कह रहा है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ऐसे भी क्वेश्चन देता है, केवल इतना ही दे देगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। अथवा में उसको एक तरीका से और पूछता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, ये जो अथवा में जो स्टेटमेंट कथन लिखा हुआ है उसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया है, उसके लिए भी बनाएंगे, और केवल कहेगा थेल्स प्रमेय सिद्ध करें तो उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींचा गया है, कौन? DE। देखिए, BC के समांतर कौन है? DE है। तो BC के समांतर एक अन्य भुजा DE खींचे हैं। तो ये जो DE भुजा है अन्य दो भुजाओं को, AC को और AB को, अन्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ कहाँ कर रही है? D पर और E पर। तो कह रहा है क्या? तो सिद्ध करना है खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज ABC के समांतर, मान लीजिए तीसरी भुजा BC है, इसके समांतर एक DE भुजा को हमने खींच दिया। तो ये जो DE भुजा है अन्य दो भुजाएं AC और AB को दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको दिखाना है क्या कि ये जो भुजाएं हैं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ इसका तरीका होता है, उसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें दिया रहता है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ दिया है BC समांतर DE, यानी BC समांतर है किसके? DE के। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब देखिए, इसके बाद हम रचना में चलते हैं। तो रचना में जब हम चलेंगे तो इस त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में अपने से जो हमने इसमें रचना बनाया है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए, इसमें दो तरह की रचना है। कौन कौन सी रचना है? तो पहला है B को E से मिलाया, C को D से मिलाया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है कि D से DM लंब AE पर डाले हैं और फिर AD पर लंब EN डाले हैं। ये दो रचनाएं होगी। तो देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? एक नंबर में लिखेंगे B को E से तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। अब रचना नंबर जो 2 होगा उसको हम लिखेंगे कि DM लंब AE तथा EN लंब AD। देखिए, EN जो लंब है किस पर है? AD पर है। EN लंब AD पर डाला। अब इसके बाद हम इसका प्रमाण लिखते हैं, मतलब जो सिद्ध करना होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए, प्रमाण में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या यहाँ पर कि यहाँ देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या? इसको बोल रहा है ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसी को सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? AD बटा DB लिखेंगे। AD बटा
डी बी, क्योंकि ए बी जो भुजा है ये देखिए दो भागों में बट रहा है, ये तो बट रहा है 3 भागों में, लेकिन हमको ए डी बटा कौन लेकर चलना है, डी बी लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि ए बी को 2 भागों में हमको कौन बांट रहा है, तो डी ई रेखा बांट रहा है, तो ए डी बटा कितना हो गया, डी बी हो गया। फिर इसके लिए कौन होगा, ए ई बटा ई सी। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि ये समान अनुपात में विभाजित करती है, उसके अनुसार हमको जो सिद्ध करना है इतना ही करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी हम क्या करते हैं, जब प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो परमार के बाद इसमें उपपत्ति होता है, उपपत्ति में क्या हो जाएगा, जो इसमें उत्पन्न होता है। तो देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इस वाली भुजा पर कौन, ये जो ए बी भुजा है, इस ए बी वाली भुजा पर 2 त्रिभुज हम लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है कौन, ए बी सी, एक बन रहा है ए डी ई। तो हम क्या करेंगे, एक बार जो त्रिभुज लेकर चलेंगे ए डी ई, और फिर देखिए इसी रेखा पर, इसी भुजा पर एक और त्रिभुज बन रहा है कौन, तो बी डी ई, यानी ए डी ई और बी डी ई, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में अब दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है या शीर्ष लंब होता है। अब देखिए 1/2 हम त्रिभुज ए डी ई लेकर चल रहे हैं, तो देखिए ए डी ई, तो ए डी ई त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि ए डी जो भुजा है उस पर लंब कौन है, तो ई एन है। तो मान लीजिए क्या कि ए डी जब भुजा पर लंब ई एन है, तो आधार का काम कौन करेगा, ए डी करेगा, और इसका लंब कौन हो जाएगा, ई एन होगा। तो आधार के लिए हम यहाँ लिखेंगे ए डी और ये हो गया ई एन। ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर देखिए फिर इस वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए ये त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा 1/2। अब देखिए इसके लिए आधार कौन होगा, तो इसके लिए आधार कौन होगा, बी डी होगा। आधार कौन हो गया, बी डी हो गया, और इसमें लंब कौन काम करेगा, ई एन काम करेगा। तो आधार के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, और ऊंचाई मतलब लंब कौन होगा, ई एन होगा। देखिए हम ई एन क्यों ले रहे हैं, ई एन हम इस त्रिभुज के लिए लंब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस साइड पर मतलब इधर वाली जो भुजा है इस पर जो लंब डाला गया है वही लंब दोनों के लिए काम करेगा। तो ई एन लंब हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखिए फिर लिखेंगे पुनः इस भुजा के तरफ जो 2 त्रिभुज बन रहा तो उसको तो हमने ले लिया है। अब इस भुजा के तरफ जो फिर 2 त्रिभुज बनेगा उसको लेकर चलेंगे। तो देखिए इस भुजा के तरफ 2 त्रिभुज कौन बनेगा, एक तो बनेगा ए डी ई जो त्रिभुज है इधर के लिए भी काम कर रहा है और फिर उधर के लिए भी काम कर रहा है। तो ए डी ई और फिर इधर देखिए एक और बन रहा है डी ई सी। तो इस भुजा के लिए हम कौन कौन त्रिभुज लेकर चलेंगे, ए डी ई और फिर डी ई सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
तो देखिए इसका क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। फार्मूला देखिए लिख देते हैं और वो इसका जो मान होगा बैठा देंगे हम, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2। अब देखिए इधर वाली भुजा तो हमने ले लिया था और फिर उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अब उधर वाली भुजा हमको लेकर चलना है। तो देख रहे हैं क्या इधर वाली भुजा कौन है, ए है, तो ए पर लंब डाला गया है कौन, डीएम। तो आधार का काम कौन करेगा, ए, और लंब का काम कौन करेगा, डीएम करेगा। तो आधार हम लोग क्या रखेंगे, ए ही रखेंगे, और जो लंब होगा क्या होगा, डीएम होगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, 1/2 हाफ इंटू आधार, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई हो गया। तो देखिए कितना हो गया, 1/2। और जो आधार है, आधार इसका क्या होगा, देखिए जो त्रिभुज हम लेकर चले हैं उसका नाम क्या है, डीईसी है। तो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा, एसी करेगा। तो आधार कौन हो गया, एसी हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि एसी जो भुजा है उस पर लंब कौन सा डाला गया है। तो उस पर लंब देखिए कौन डाला गया, डीएम डाला गया है। तो इस त्रिभुज के लिए भी लंब कौन होगा, डीएम होगा। अब यह हो गया कौन, डीएम हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर, देखिए वहाँ 3 है तो ये हो जाएगा 4। और ये किस क्या निकाले हैं, तो त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल निकाले हैं, डीईसी का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो 1 में देखिए क्या है, 1 में हमारा कितना है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। और इसमें देखिए समीकरण 2 में क्या है, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब तो हमने देखिए लेफ्ट वाला लिख दिया है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, राइट वाला लिख देंगे। तो राइट में क्या है, समीकरण 1 में तो कितना है, 1/2 है, 1/2 ए डी इंटू ई एन, ए डी इंटू ई एन है। और यहाँ पर कितना है, 1/2, और इसमें बी डी इंटू कितना है, बी डी इंटू ई एन है। अब देखिए ई एन सी एन कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमको मान मिल रहा है कितना मिलेगा, ए डी बटा बी डी मिलेगा, ए डी बटा बी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम मिटा देते हैं, फिगर का भी ज़रूरत है इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 को 2 से भाग दिया, समीकरण 1 में 2 से भाग दिया। अब फिर क्या करते हैं, 3 में 4 से भाग देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 समीकरण 4। तो देखिए 3 का जो लेफ्ट साइड है कितना है, त्रिभुज ए डी ई है, ए डी ई का क्षेत्रफल, और फिर इसका है त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। और इसका जो वैल्यू है राइट साइड वाला 1/2 ए इंटू कितना है, डीएम है, ए इंटू डीएम है। और फिर इसका जो है कितना है, 1/2 ए इंटू डीएम। तो देखिए यहाँ डीएम से डीएम कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमको मान मिल रहा है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, ए इंटू देखिए इसमें है ए और इसमें कितना है, इसी है, यहाँ पर इसी है, यहाँ पर इसी है।
तो ये हो गया ए बटा ई सी। ये हो गया कितना, तो इक्वेशन नंबर 6 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 6 मिल गया। देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर किसी आकृति में एक ही आधार हो और वो जो आधार है किसी भुजा के समांतर मतलब खींचा गया हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आधार हम मान लेते हैं डी और डी के समांतर कौन है, बी सी है। तो इसके अंदर जो त्रिभुज बनता है, इसके अंदर देखिए मान लीजिए कि 2 त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है कौन, तो बी डी ई बन रहा है और एक बन रहा है कौन, डी ई सी। तो एक ही आधार और एक ही समांतर भुजा के बीच में जो क्या हो कि जितने भी त्रिभुज बनते हैं, मतलब यहाँ 2 बन रहा है तो 2 ले लेंगे, तो 2 त्रिभुज जो बने हैं उसके क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखिए हमने क्या बताया कि एक ही आधार और समांतर भुजाओं के बीच में 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर भुजाओं के बीच में बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए इतना हम लोग जानते हैं तो लिखेंगे इसलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों जो भुजाएं हैं समांतर हैं और दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तब हम लेकर चलते हैं, देखिए समीकरण 5 भी लेकर चल सकते हैं और समीकरण 6 भी लेकर चल सकते हैं। तो हम समीकरण 5 लेकर चल रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 5 से। तो देखिए समीकरण 5 में क्या मिला हुआ है, हमको मिला है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बट्टा में देखिए क्या मिला है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या बता रहा है, इक्वेशन 7 बता रहा है कि त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वह त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब बी डी ई के जगह पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ई सी लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका जो मान मिला है, कितना मिला है, ए डी, और ये हो गया कितना, बी डी मिला है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब हम तुलना करेंगे इक्वेशन 6 और इक्वेशन 8। तो देखिए इक्वेशन जो आपका 6 है और फिर यहाँ पर जो 8 है, दोनों का लेफ्ट वाला बराबर है। देखिए दोनों का लेफ्ट वाला क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का लेफ्ट वाला बराबर है तो दोनों का राइट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 6 और 7 से। तो देखिए समीकरण 6 का जो लेफ्ट वाला कितना है, लेफ्ट वाला तो इतना है, दोनों का लेफ्ट बराबर हो गया तो राइट वाला बराबर होगा। तो समीकरण 6 का जो राइट है कितना है, ए बटा ए सी है और इसका कितना है, ए डी बटा बी डी है। इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं, ए डी बटा बी डी और ये हो गया ए बटा ई सी। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारा जो थेल्स पर में है प्रूफ हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान है, इसको आप 3-4 बार खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स थेल्स का विलोम,
देखिए एक हमने अभी आपको थेल्स पर में बताया और एक थेल्स का विलोम पढ़ना है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि थेल्स का विलोम को साबित करें, या उसी को पूछता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहती है, समान रहती है। इसको एक तरीका से और भी पूछता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। और ये जो आपका प्रमेय है, ये जो थ्योरम आपका है, ये थ्योरम आपका 6.2 है एनसीईआरटी का बुक का। तो देखिए 6.1 हमने सिद्ध कर दिया था और अभी आपको 6.2 बताएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्या कि थेल्स का विलोम को सिद्ध करें, या ये इसको ले लेते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहती है, समान रहती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज कौन कौन इसमें बन रहा है उसको लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ABC और एक बन रहा है ADE बन रहा है। थेल्स प्रमेय का जो फिगर था वैसे ही लेकर चलेंगे, लेकिन इसमें रचना वगैरह नहीं करेंगे। तो देखिए दोनों ये त्रिभुज क्या हो गए, समान कोणिक हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो A है, जो A कोण है, ये त्रिभुज ABC के लिए भी और त्रिभुज ADE के लिए भी क्या करेगा, कॉमन है, दोनों के लिए काम करेगा। तो अर्थात कह सकते हैं क्या कि कोण A बराबर कोण A कैसे है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या हो गया कि इस त्रिभुज का, त्रिभुज ADE के लिए कोण D और त्रिभुज ABC के लिए जो कोण B है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण D बराबर कोण B। ये किस बेस पर होगा बराबर, तो संगत कोण से होगा, संगत कोण से। अब देखिए यहाँ पर जो कोण E है किसके लिए, तो त्रिभुज ADE के लिए कोण E और त्रिभुज ABC के लिए कोण C, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण E बराबर कोण C। ये भी क्या है, तो संगत कोण से है, ये भी क्या है, तो संगत कोण से है। अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है क्या कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहती है, समान रहता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं AD। तो देखिए इतना हमने लिख दिया, समान कोणिक हो गया, दोनों त्रिभुज के तीन कोण समान कोणिक हो गए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिख देंगे प्रमाण में, सिद्ध हमको यही करना है कि AD बटा क्या होगा, AB होगा, AD बटा AB और बराबर यहाँ क्या हो गया, A बटा AC होगा। इतना सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पर हम लेकर चलेंगे थेल्स प्रमेय से। तो देखिए थेल्स प्रमेय से हम चलेंगे, तो थेल्स प्रमेय हमने अभी आपको सिद्ध कराया कि AD बटा क्या होगा, DB होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर AD बटा DB और इधर क्या हो गया, AE बटा AC होगा। अब देखिए इसको हम पलट देते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं। लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो गया DB और नीचे कितना हो जाएगा AD और ये हो गया AC ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा AE। अब देखिए दोनों तरफ हम 1 जोड़ते हैं, लिखेंगे DB बटा AD प्लस 1 और यहाँ लिखेंगे EC बटा AE प्लस 1। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, AD होगा और यहाँ कितना मिल जाएगा हमको, तो DB आप प्लस कितना मिलेगा, AD मिलेगा और यहाँ हमको मिलेगा EC प्लस AE और इसका जो एलसीएम होगा कितना हो गया, AE हो गया। अब देखिए चलते हैं फिगर में। तो फिगर में देखिए हमको क्या मिल रहा है, AD प्लस DB। तो AD प्लस DB बराबर क्या हो जाएगा, AB होगा। तो यहाँ हमको कितना मिल गया, AB और बटा में कितना हो गया, AD हो गया। और फिर देखिए AE यहाँ लिखा है AE बटा EC, तो AE बटा AC नहीं है, AE प्लस EC है, तो AE प्लस EC, तो AE प्लस EC क्या देगा, AC दे देगा। तो ये कितना हो गया, AC बटा AE हो गया। अब इसको फिर व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो देखिए जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, AD ऊपर चला जाएगा
और ए बी नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ ए ऊपर चला गया और ए सी नीचे आ जाएगा। और देखिए हमको क्या करना था, इतने ही से करना था ए डी बटा ए बी, तो देखिए ए डी बटा ए बी आया है और ए बटा ए सी, तो ए बटा ए सी आ गया और ये हमारा क्या हो गया, तो थेल्स का विलोम का सत्यापन हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।